जय हिंद दोस्तों। 7 मार्च 2023 का सबसे पहला डेली करंट अफेयर आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है? विच प्लेयर हैज वॉन द टाइटल ऑफ बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को मिला है 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। दोस्तों, इनका संबंध किस खेल से है? तो आप याद रखिएगा, इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। तो ये भरतोलक खिलाड़ी हैं, इन्हें मिला है 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। इसके अलावा यहाँ पर एक और नाम लेंगे, भवीना पटेल जी का। भवीना पटेल जी को बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। जब भी पैरा लगा हो तो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट नाम है प्रीतम सिवाच। तो प्रीतम सिवाच जो है, इन्हें बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हॉकी कोच है प्रीतम सिवाच। दोस्तों, मीराबाई चानू आप सभी को पता है, मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, 2021 में भी खिताब जीत चुकी थी। तो 2021 का खिताब जीतने के बाद लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाली ये पहली एथलीट है। और भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने रजत पदक दिलाया था। और रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? मीराबाई चानू। वेट लिफ्टिंग में 2020 में भारत को इन्होंने क्या दिलाया था? सिल्वर मेडल दिलाया था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ अन्य पुरस्कार की डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हाल ही में घोषित हुए हैं। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्कल जी को मिला है। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बीएस बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है शशिधर जगदीशन को। किसे मिला है? शशिधर जगदीशन को। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं 7 मार्च 2023 के डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। दोनों माध्यम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। 464 दिन हो गए लगातार आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। ल्यूसेंट का स्पेशल स्टैटिक जीके आपको सबसे आखिरी मिलेगा। आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा। एक कंप्लीट पैकेज है। 25 मिनट आप देखिए ऐसे ही बर्बाद कर देते फेसबुक में, व्हाट्सएप में। आप 25 मिनट देख करके अपनी लाइफ को आप बदल सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही वो ताकत है दोस्तों। केवल एग्जाम के लिए मत पढ़ो, आप अपने अंदर ज्ञान भी बढ़ाओ। ज्ञान एक ऐसा हथियार है जो जिंदगी में आपको हमेशा काम आएगा। दुनिया के किसी भी कोने में आप खड़े होंगे ना, तो नॉलेज के पास, नॉलेज जो है, नॉलेज के सामने हर व्यक्ति झुकता है। तो मेहनत कीजिए, सुना करिए, 20-25 मिनट आपको पूरी दुनिया की जानकारी मिल जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2023 को जीता है? विच स्टेट हैज वॉन द संतोष ट्रॉफी 2023? तो संतोष ट्रॉफी को किसने जीता है? कर्नाटक राज्य ने जीता है। किसने जीता है? कर्नाटक राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2023 को जीता है। अब सवाल उठता है कि संतोष ट्रॉफी किस क्षेत्र में दी जाती है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के क्षेत्र में दी जाती है। किसमें? फुटबॉल खेल के क्षेत्र में दी जाती संतोष ट्रॉफी। और ये कर्नाटक की टीम है, और इन्होंने किसको हराया है? मेघालय को हराया है। फाइनल मैच कहां पर हुआ था? रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि कर्नाटक में है। तो कर्नाटक ने रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में 76वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में मेघालय को हरा दिया है। दोस्तों, इस ट्रॉफी को हीरो संतोष ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, संतोष ट्रॉफी की बात आई है और इससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको ना बताऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, पहला सवाल, इसकी स्थापना कब हुई? 1941 में हुई है। कब हुई है? 1941 में। और ये स्टेट लेवल का एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। राज्यों के बीच में फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, जिसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? AIFF का, यानी ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का इसका काम होता है संतोष ट्रॉफी को रेगुलेट करना। संतोष ट्रॉफी में सबसे ज्यादा कौन सी टीम सफल रही है?
तो ये वेस्ट बंगाल रही है। 32 बार इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी प्रेजेंट में AIFF के अध्यक्ष कौन है? तो आप नाम याद रखिएगा, कल्याण चौबे जी हैं। क्या नाम है इनका? कल्याण चौबे। और AIFF की स्थापना 1937 में हुई थी। 19 यहां पर जो बात कर रहे हैं ये AIFF की बात कर रहे हैं, और यहां पे हमने बात की संतोष ट्रॉफी की, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक 108 है। भारत की रैंक क्या है? 108 है। दोस्तों 108 में ज्वाइंट सेशन के बारे में भी बताया गया है हमारे संविधान में, आपने पढ़ा होगा। तो भारत की रैंक 108 है, पहले 100 थी, अब और पीछे चली गई है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में मैंने आपको बताया जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये जो रिपोर्ट है वी डेमोक्रेसी के द्वारा जारी की जाती है। वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 जारी की गई है और इसमें भारत की रैंक 108 बताई गई है, जो बहुत सारे देशों से जैसे तंजानिया, बोलीविया, मैक्सिको, यहाँ इन देशों से भी भारत बहुत पीछे है, बहुत नीचे है। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो सबसे ऊपर देश है डेनमार्क। सबसे पहला स्थान किसको मिला है? डेनमार्क को मिला है। 2022 में भारत का प्लेस क्या था? 100 था, अभी और घट गया है जैसा कि मैंने आपको बताया है। भारत की रैंकिंग की बात करेंगे, अभी एग्जाम में जिस दिन मैंने रैंकिंग बताई थी तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो इंडिया की रैंकिंग जो है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कितनी है? 42 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 85 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 4 है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 107 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अभ्यास कटलेस एक्सरसाइज 2023 ये कहां पर आयोजित हो रहा है? वेयर इज एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका राइट आंसर है जो कटलेस है ये जिबूती में, कहां पर? जिबूती में आयोजित किया जा रहा है। जिबूती कहां पर है? तो अफ्रीका में है जिबूती। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जिबूती देश है, वहां पर अभ्यास कटलेस हो रहा है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, यानी बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? 26 फरवरी से 16 मार्च तक ये अभ्यास चलेगा। तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस का उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। दोस्तों यहां पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपसे पूछे जा सकते हैं। डस्ट लिक, तो डस्ट लिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। हरिमाऊ शक्ति ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है। अल नगा भारत और ओमान के बीच में। जो कोप एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। वज्र प्रहार भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। यहां पर दोस्तों बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्म की जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्योंकि जिबूती की बात आई है तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने बोला आपको बता देता हूं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों कहते हैं। अफ्रीका का जो यहाँ के ये जो पोर्शन है ये सींग की तरह दिखता है। तो ये यहाँ पे देश आते इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, ये जो देश है इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया जिबूती भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। तो जिबूती की जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर देखिए जो रेड मार्क की गई है, तो यहाँ पर है जिबूती। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है जिबूती, और जिबूती की कैपिटल जिबूती है। ठीक है, जिबूती सिटी बोलते हैं इसको। और इसकी जो करेंसी है वो है फ्रांक। क्या है? फ्रांक इसकी करेंसी है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला को प्रदान किया गया है।
किसे प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ला जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पेन जो है किसके द्वारा दिया जाता है? यह पुरस्कार अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक समारोह में छत्तीसगढ़ के सीनियर लेखक और फेमस हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला जी को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में यह पुरस्कार मिली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि पेन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप याद रखिएगा इसका संबंध लिटरेचर से है, साहित्य से इसका संबंध है। तो इन्हें मिला है पुरस्कार, तो आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इस पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है? 41 लाख रुपीस राशि प्रदान की जाती है। विनोद कुमार शुक्ल जी का संबंध किससे है? तो छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, यहां पर इनका जन्म हुआ था, तो इनका संबंध छत्तीसगढ़ से। पहले वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ हुआ करते थे, लेकिन 2000 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विभाजित हो गए। उसके बाद से वो जो जगह है राजनांदगांव, वो छत्तीसगढ़ में ही चली गई है। दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम खेल संस्थाओं के चेयरमैन, अध्यक्ष के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं आईसीसी के प्रेसिडेंट दोबारा से बने हैं ग्रेग बार्कले। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, दिलीप तिर्की हैं। फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो, दोबारा से बने हैं फीफा के अध्यक्ष। सारे इंपॉर्टेंट मैं नेम आपको बता रहा हूं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे जी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अभी हाल ही में पीटी उषा बनाई गई हैं और पहली महिला हैं जिन्हें भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो प्रेसिडेंट हैं, ये वीवीएस लक्ष्मण हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न ये रहा, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन अच्छा है। Who is the author of the book India's Vaccine Growth Story from Cowpox to Vaccine Friendship? तो इसका राइट आंसर है सज्जन सिंह यादव। तो इसके जो लेखक हैं इस पुस्तक के, वो है सज्जन सिंह यादव। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सज्जन सिंह यादव हैं और भारत के यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री दिख रहे हैं आपको, और ये है मनसुख मंडाविया जी। तो मनसुख मंडाविया जी ने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी इस पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक हैं सज्जन सिंह यादव। ये अतिरिक्त सचिव हैं भारत सरकार के। इस पुस्तक के जो लेखक हैं सज्जन सिंह यादव, तो ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इस पुस्तक में क्या बताया गया है? कोविड-19 टीकों के विकास, उसके प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भारत की जो उपलब्धि रही है, किस प्रकार से हमने कोरोना पर उस पर शिकंजा कसा, किस प्रकार से हमने कोरोना को धीरे धीरे खत्म किया और वैक्सीनेशन की प्रोसेस को पूरा भारत में एक महाअभियान बनाया। तो इस पुस्तक में ये बात बताई गई है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। केवल आप मन से सुन लीजिए और कुछ भी ना करें तो भी बहुत है, क्योंकि आपका यहाँ से बहुत कुछ कवर हो जाएगा। तो पहली बुक है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड, तो ये फैजल फारूकी के द्वारा लिखी गई है। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, इसे जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह ने लिखा है। लाल सलाम एक उपन्यास, पिछले वर्ष ही मैंने आपको इस पुस्तक के बारे में बताया, एक उपन्यास के बारे में बताया था। स्मृति ईरानी ने इसे लिखा है। स्मृति ईरानी अभी प्रेजेंट में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया? When is International Day for Disarmament and Non-Proliferation Awareness 2023 celebrated? तो इसका राइट आंसर है 5 मार्च। इसका सही उत्तर क्या है? 5 मार्च। अभी निरस्त्रीकरण होता क्या है? तो जहां भी निरस्त्रीकरण का शब्द आए तो समझ जाइए यहां पर वेपन्स के इस्तेमाल में रोक लगाना, वेपन्स के इस्तेमाल में कमी करना, इसकी बात कही जा रही है। तो फ्रेंड्स,
5 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। तो इसका उद्देश्य है युवा लोगों के बीच में जो वेपन्स के इस्तेमाल है उसके लिए जागरूकता फैलाना और समझ डेवलप करना। आप सभी को पता है कि हथियार और वेपन्स ने क्या किया है हमारे इतिहास में, चाहे वो एटम बम हो, चाहे वो एटम बम का आविष्कार हो, तो कितना विनाश किया है इन सभी परमाणु बम या फिर किसी भी प्रकार के वेपन्स ने। तो आने वाले समय में ऐसा ना हो कि लोग और हमारे देश वेपन्स पे ही डिपेंड हो जाएं, वेपन्स को ही मीडियम माने। तो उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो निरस्त्रीकरण एक प्रकार का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है जो एम करता है रिड्यूसिंग द डेंजर्स पोज्ड बाय एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ वेपन्स, यानी इसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनके प्रकृति से उत्पन्न खतरों को कम करना। इसका उद्देश्य है हथियारों के प्रभाव को कम करना। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने यह भी बताया है दुनिया भर में भंडार में यानी जो उनका स्टोरेज रखा गया है परमाणु हथियार का लगभग 13,000 है, जो हमारे ग्रह को कई बार नष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। हमने इतनी सारी वेपन्स बना लिए हैं जो हमारे पृथ्वी को कई बार बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, मार्च महीने के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं, आइए इसे जान लेते हैं। तो 1 मार्च को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट दिवस है और भी जितने इंपॉर्टेंट दिवस आते रहेंगे बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों, होली का मौका है तो बहुत सारी न्यूज़ेस अभी सब होली के रंग में रंगे हुए हैं। आप सभी को हैप्पी होली। आपकी जो आपके जीवन में खुशियों से अलग अलग रंग भर जाए, आपके जीवन में अलग अलग प्रकार की खुशियां आए, यही मेरी कामना है। खूब पढ़िए, मेहनत करिए। थोड़े समय के लिए आप होली को एंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि होली के दिन भी मैं आपको करंट अफेयर्स प्रदान करूंगा। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण किस विमान पर आयोजित हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है INS विक्रांत। तो नौसेना कमांडरों का सम्मेलन जो है पहली बार, इसका जो पहला संस्करण है INS विक्रांत पर हमने इसका किया है। ठीक है, तो INS विक्रांत पर हमने, INS विक्रांत जो है ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। आपको मैंने बताया था इंडिजीनियस है, बहुत बड़ा है, अपने आप में एक विशाल साइज है इसकी, और इसी पर पहला सम्मेलन किया गया है नौसेना कमांडरों का। तो ये बड़ी बात है। ये भारत ने ही डेवलप किया, पूरी तरीके से इंडिजीनियस है, स्वदेशी है फ्रेंड्स। तो भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत पर शुरू हुआ। यहाँ पर आप जो है किस विमान पर लिखा हुआ है तो इसको आप कर लीजिए किस विमान वाहक कर लीजिए, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है ना। तो यहां पर आप बस एक सुधार कर लीजिएगा, विमान वाहक लिख दीजिएगा। चलिए, तो कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण समुद्र में आयोजित किया जा रहा है, ऐसा पहली बार हो रहा है। इसे किसने संबोधित किया? भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने संबोधित किया है। दोस्तों, नौसेना अध्यक्ष कौन है? यह है एडमिरल R हरि कुमार, और उप नौसेना अध्यक्ष हैं वाइस एडमिरल सतीश नामदेव घोरमड़े। क्या नाम है? सतीश नामदेव घोरमड़े। याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। चलिए दोस्तों, आप सभी के सामने RRR सीरीज आ गई है, रिपीट रिकॉल रिवाइज करंट अफेयर्स 2022। कौन सा राज्य पहली बार 3 रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी कर चुका है, करेगा? तो यह है सिक्किम। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 में सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो साउथ इंडियन बता रहा हूं, तो यह है पुष्पा द राइज। फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता मैक्स वर्स्टेपन ने। पहला नागा मिर्च महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये नागालैंड राज्य में। PMLA अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है?
तो ये है एम.एन. भंडारी। क्या नाम है इनका? एम.एन. भंडारी है। दोस्तों यहाँ पर 7 मार्च के करंट अफेयर्स को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब आपका होने वाला है टेस्ट। आइए देखते हैं। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो मीराबाई चानू का संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे देते चलिए। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसे दिया गया है? तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सज्जन जिंदल को। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला है एंजेला मार्केल जी को। संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? तो आपको पढ़ाया मैंने, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये है भारत की रैंक कितनी है? 42। ग्रेग बार्कले किस खेल से संबंधित हैं? इनका किस खेल संस्था के प्रमुख हैं? तो ये आईसीसी के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। लाल सलाम एक उपन्यास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है स्मृति ईरानी। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। डस्ट लीग अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो डस्ट लीग होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स यहाँ पे 6 मार्च होना चाहिए, तो आप 6 मार्च कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स का भी यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? तो मऊगंज जो है मध्य प्रदेश का 53 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है। सत्यव्रत मुखर्जी का अभिनिधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सत्यव्रत मुखर्जी का संबंध राजनीति पॉलिटिक्स से था। किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर समारोह 2023 में अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए इनवाइट किया गया है? तो ये अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को बेलारूस में 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो ये है एल.एस. बलियास्की। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी समूह मामले की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? तो ये है ए.एम. सप्रे। क्या नाम है इनका? ए.एम. सप्रे। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? आपको पढ़ाया था मैंने, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है क्रेग फुलटन। पहली बार महिला प्रीमियर लीग किस स्थान पर शुरू हुई है? तो आप लोगों ने देखा है नवी मुंबई में इसकी शुरुआत हुई है। युवा उत्सव भारत @2047 को किस संस्थान में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है IIT रोपड़। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है रश्मि शुक्ला जी। तो आपका कल का रिवीजन भी हो गया, आपका टेस्ट भी हो गया है। आज का सवाल है किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको पहचानो कौन सीरीज में बताना है ये इमेज किस फेमस पर्सनालिटी की है, और आपको इनके बारे में 4 से 5 लाइनें लिखनी है। दोस्तों ल्यूसेंट स्टैटिक जीके के पिटारे में हमने 10 इंपॉर्टेंट संगठन और उसके हेडक्वार्टर को डिस्कस किया था आखिरी क्लास में। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर को जानेंगे। तो सबसे पहला है विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम बोलते हैं WTO, जो व्यापार को क्या करता है, एक दूसरे देशों के बीच में सरल और सुगम बनाता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अमेरिकी राज्यों का संगठन, तो कहीं जेनेवा में तो होगा नहीं, अमेरिकी बात करें तो यह है वॉशिंगटन DC। अरब लीग तो यह है काहिरा। कहां पर है? काहिरा में है। नेक्स्ट है परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, कम कौन इसे बोलते हैं? तो मास्को में है, यानी रशिया में है परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस कहां पर है? जेनेवा में है। यूरोपियन एनर्जी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी कहां पे? जेनेवा में है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग ये कहां पर है? आदिस अबाबा में है।
पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग, ये कब बगदाद में है। इराक की कैपिटल बगदाद में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग UNHCR, ये भी कहां पर है, जेनेवा में है। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था SSC में कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका राइट आंसर है वियना। दोस्तों अब यहां पर हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आपसे पहली बार नहीं बनता है तो आप बिल्कुल मत डरिए, आप सीखने के लिए आए हैं। तो पहली बार बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं आता है। पहला प्रयास हमेशा आपको लगेगा कि हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूं, पर धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो पहला प्रश्न है, आपको बताना है डैश कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ता है। कैन लिंक ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स। तो जोड़ने का काम कर रहा है, तो लिंकर जो होता है, लिंकर कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ने का काम करता है। प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिदम के निर्देश हैं। What is notation for writing a program which a calculation instruction for an algorithm? तो एल्गोरिदम में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ये कहलाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डैश ह्यूमन लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन सा क्रॉस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉस बिटवीन अ ह्यूमन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये है सूडो कोड, इसे बोलते हैं सूडो कोड। इनमें से किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ लो लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी, आइदर ए एंड बी। तो लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज को। एक ऐसी प्रक्रिया है जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डैश इज अ प्रोसेस यूज बाय लार्ज रिटेलर्स टू स्टडी ट्रेंड्स। तो इसे बोलते हैं डाटा माइनिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, डाटा माइनिंग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, कोबोल, फोर्ट्रेन और सी सभी डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो कोबोल आपने नाम सुना होगा, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीजर ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फंक्शन ओरिएंटेड है, या विजुअल बेसिक है। तो ये जो लैंग्वेजेस है प्रोसीजर ओरिएंटेड है। प्रोसीजर ओरिएंटेड में होता क्या है कि जो प्रोग्राम होता है वो अलग अलग सेक्शन में टूट जाता है, यानी स्मॉल स्मॉल इसको सेगमेंट में तोड़ा जाता है, इसे बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड। एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं, जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज को लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज कोड देता है, तो ये कहलाता है असेंबलर। क्या बोलते हैं इसको हम, असेंबलर बोलते हैं। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डैश के द्वारा विकसित की गई। जावा को किसने डेवलप किया है, जेम्स गॉसलिंग, जैक सिम्प्लोट, जोरी हैमिंगटन, जॉन नॉचली। तो इसका राइट आंसर है जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया है। बेसिक एक डैश लैंग्वेज है, तो आपको बताना है कि बेसिक क्या ऐसी लैंग्वेज है, प्रोसीजरल है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो बेसिक एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर के प्रश्न भी खत्म हो जाते हैं और आप इसकी PDF हमारे एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। और सुबह 9 बजे क्विज होता है और शाम को आपको टेलीग्राम पर और हमारे एप्लीकेशन पर PDF मिल जाती है। शाम को 5 बजे डेली PDF प्रोवाइड कराई जा रही है। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको वीडियो, PDF, क्विज सब कुछ एक जगह पर मिलेगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा इंपॉर्टेंट अपडेट्स और PDF के लिए, वहां भी आपको PDF प्रदान की जाती है। दोस्तों अब चलने का समय हो गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार अगर आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा और बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये क्लास। दोस्तों आप सभी को हैप्पी होली, पर फिर भी क्लास रहेगी। 20 मिनट का लेक्चर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पढ़ाई से नो कॉम्प्रोमाइज। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 6 बजे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।